कब से कह रहा हूँ एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ मरी है, तेरी बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया। कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। समीर जी ने अपनी बेटी ईशा को फ़ोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। ईशा की माँ को मरे हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। मुंबई से दिल्ली रोज़ जाना मुमकिन भी नहीं, पर फ़ोन पर रोज़ 3 बार घर में बात कर ही लेती है। 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी श्रुति से। समीर जी दिन में 2 बार बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू श्रुति पर खींच निकालते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था। कितने पतले फुलके बनाती थी, अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई को टोकने वाला है अब। 2 टाइम का दूध 1 बार कर दिया मैंने, वो भी इसे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। रोज़ एक नई शिकायत सुन सुनकर ईशा का भी दिमाग खराब होने लगा था। वैसे श्रुति उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 10-20 वर्ष हो गए श्रुति को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोली की भांति रही है। वो जानती है श्रुति का स्वभाव कितनी मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 20 वर्षों तक जो उसने सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं। तब वो समीर जी भी उसके गुण गाते ना थकते, बट अब रोज रोज श्रुति के बारे में सुन सुनकर वो भी उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई। देख ले तेरी भाभी को कितनी बार का है, मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। और हमारे लाट साहब को तो कोई परवाह भी नहीं। उसका बाप सड़े है हमारे, रात में 8 बजे तक आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं। अरे तो पापा, भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। ईशा ने भाई के संदर्भाती पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा बस एक बार आजा, फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो उसकी क्या मजाल थी, ये ऐसी मनमानी करती, समीर जी ने कहा। अब धीरे धीरे ईशा को भी लगने लगा, कहीं श्रुति बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा कि अब श्रुति को समझाने की ज़रूरत है, पर फ़ोन पर कैसे। चलो राखी तो आ ही रही है, वैसे भी माँ की जाने के बाद पहला त्योहार है, क्यों ना दिल्ली का एक चक्कर लग जाएगा। भाभी को भी डर रहेगा, मेरे पापा अकेले नहीं है, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। ईशा ने पुणे सोचा, फिर टिकट कटवा ली। चलो तो मैं बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। समीर जी बोल ही रहे थे कि कमरे में श्रुति आ गई और उनकी जुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती है कितनी अकेली हो गई थी मैं इन दिनों में। श्रुति को ऐसा मिलना ईशा को भला सा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा, ईशा ने सोचा, पर हो सकता है ये सब ऊपरा ऊपरी बातें हों। अगर इसने पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। ईशा मन में धार चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। ईशा माँ के बाद पहली बार आई थी ना, माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था, पर श्रुति उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। श्रुति के आते ही पहले चाय और मिठाई रख दी और भी इसके नहाने की व्यवस्था बना दी। अरे भाभी आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। श्रुति को आगे बढ़ करते देख ईशा ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही श्रुति की आंखों से झरझर बहने लगी, पर वो ईशा से छुपाते हुए रसोई की तरफ निकल ली। ईशा को भी श्रुति की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर ईशा भी रसोई में आ गई, उसे भी तो तहकीकात करनी थी। ईशा ने देखा श्रुति तो वही पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले, शायद इसे देखकर बना रही हो। ईशा ने सोचा, बहू मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा अभी परोस देती हूँ, बस फुल्का सिक जाए। अरे भाभी इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुल्के आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालो तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। ईशा श्रुति का चेहरा ताकती रही। समीर जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। लाओ वो देख, तेरी बाल्टी दूध ले आऊं। शाम होते होते समीर जी गुस्से में बोले। श्रुति ने बाल्टी दी और समीर जी के जाते ही शर्मा जी को फ़ोन कर दिया।
चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फ़ोन कर रही हो? शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर हो जाएगी। उनकी कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूँ दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधे घंटे सब साथ में रहेंगे। ये सब ईशा की सोच के परे था। वो सिर्फ श्रुति को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक ही बार दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ, कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। ईशा निरुत्तरित होकर उसका चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था अपने पिता की, उनकी माँ की जैसे उनका ध्यान रखने वाली इनकी बहू के लिए उनके पास कोई शब्द न थे। काश पापा भाभी को समझ पाते, ईशा मन में सोचने लगी। कह दे अपनी भाभी से इसे जाना हो तो जाए अपनी माँ के पास। 2-3 दिन तब तक तू रहेगी ही यहाँ, कोई ये ठुकराई नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे। मन से सुन के श्रुति के नेत्र विरल बहने लगे। उसने भी सोचा पापा जी शायद चिढ़ने लगे, जा ही आती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया, पहले मम्मी जी की तबीयत से वजह से नहीं जा पाई थी। भाभी पापा ठीक कर रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लो, मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। ईशा ने कहा, पापा आपको भाभी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। ईशा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, सब जानता हूँ, वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी बेचना, उसका मन कितना पवित्र है। किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुना कर बुलाया, ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी, अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी, ये भी जानता हूँ। अगर मायके में समय समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे अस्तित्व भूल जाते हैं, उनकी कोई बहन बुआ भी है, सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पीहर जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब शायद चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़ वहाँ से आएगी, तब उसका मन खिला हुआ होगा, बस यही महत्वपूर्ण है। श्रुति दरवाजे पर खड़ी हुई सब सुन रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।